हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आनंद, सुगम, सेजल, ऋषु, रविंदर, स्वाति, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे हमारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। रुको एक बार रिफ्रेश कर लेती। गुड मॉर्निंग अंशिका, नसीम, ऋषु, अमन, ऑल क्लियर ना? चलो स्टार्ट किया जाए, टाइम क्यों वेस्ट करें, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हाँ ऑल क्लियर है। आज पहली बार लाइव आया हूँ। अच्छा पहली बार लाइव आया हो तो अच्छी बात है। मुझे लगा आज पहला आज अभी मैंने कल ही एडमिशन लिया मैम, ये मेरी पहली क्लास है। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जिसकी भी पहली क्लास है ना, बस 2 दिन लाइव मत आइए। ठीक है, अभी हम एकदम वर्ब को एंड करने वाले हैं। आज हमारी वर्ब की 12th क्लास है। ओके, वर्ब चैप्टर का 12वां क्लास है, आज 12th क्लास है। तो दिक्कत तो होने वाली है क्योंकि 12 दिन पहले हमने वर्ब स्टार्ट किया था और वर्ब का हर एक क्लास दूसरे से लिंक्ड है। आज मैं पढ़ाने जाने वाली हूँ कॉजेटिव वर्ब, और जो बच्चे हमारे नए हैं ना उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब पढ़ने के पहले आपको इन्फिनेटिव पढ़ना होगा, तभी जाके कॉजेटिव वर्ब समझ में आएगा। तो क्लास को क्विट कर दीजिए और आप क्विट करके सो मत जाइएगा। आप क्या करना कि ये जो बैच मैंने स्टार्ट किया है उसका फर्स्ट क्लास से देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि इतने तो आप लोग सेंसिबल हो ना कि बीच में आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। नाउन चैप्टर के बीच में आते हैं ना, प्रोनाउन चैप्टर के बीच में आते हैं या कंजंक्शन चैप्टर के बीच में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वर्ब चैप्टर के बीच में दिक्कत होने वाली है। लेंदी चैप्टर है, एक क्लास दूसरे से कनेक्टेड है। परसों मैं 10 स्टार्ट करूंगी। ठीक है, परसों मैं इस बैच में 10 उत्तराखंड से, अच्छा प्रणाम, हाँ प्रयागराज से भी है, तो 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अब 10 वाले बैच में लाइव आना। अच्छा एक चीज आपको बताती हूँ, क्या करना आपको बता रही हूँ कि अगर आपको लाइव क्लासेस देखने का मन है ना, तो परसों दैट इज थर्सडे। ठीक है, थर्सडे 4 तारीख है। 4 तारीख से मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी 10th। तो 10th वाले बैच में लाइव आ सकते हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से बनता है। तो आप क्या करना, अगर लाइव क्लास अगर रिकॉर्डेड करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड देखो। ओके, पहली क्लास से आप देख लो किसमें कंफर्टेबल हो। अगर आप रिकॉर्डेड करना चाहते हो तो यहाँ से शुरू करो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर कर लेना कंजंक्शन, फिर वर्ब कर लेना। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे लाइव आना चाहते हैं तो आप ऐसा करो, अगर लाइव आना चाहते हो ना तो पहले आप, अगर फ्रेशर हो तो पहले आप वर्ब चैप्टर शुरू करना। ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों को सैटरडे संडे कर करके बाद में कंप्लीट कर लेना। अब वर्ब चैप्टर शुरू कर दो। अगर वर्ब का पहला 2-3 क्लास भी अगर आपने कर लिया है ना, पहला 2-3 क्लास में मैंने बेसिक वर्ब बताया है, और अगर आपको बेसिक वर्ब की नॉलेज हो गई ना तो आपको 10 समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको परसों से लाइव आना है 10th चैप्टर में तो आप ऐसा कर सकते हो, पहला वर्ब चैप्टर शुरू करो। ओके, उसका चूंकि वर्ब चैप्टर लेंदी है, 12 क्लासेस लगेगा तो खत्म तो नहीं होगा इतना जल्दी, लेकिन पहला 2-3 क्लास कर लोगे ना तो आपको आसानी से 10 समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ पीडीएफ नहीं डाला है, रुको विकास एक मिनट सुनना, इनका वर्ब का सारा पीडीएफ डाल देना। अभी एक ही डाला है ना? हाँ सारा डाल दो, और वीडियो सोल्यूशन आंसर सब डाल देंगे। भूल गए, कल बोल दिया था मैंने। ड्यूटी पे है फिर भी हम टाइम निकाल के क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पीडीएफ डलवा भी मैं बोल रही हूँ, पीडीएफ मैंने बोल दिया सब एक साथ डाल देंगे, आंसर भी होगा वीडियो सोल्यूशन भी होगा। चलो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नए स्टूडेंट्स को बता दिया, और नया वाला हमारा जितना भी स्टूडेंट्स है रिकॉर्डेड, आप ग्रामर का भी बैच देखोगे। अभी आप प्रैक्टिस बैच नहीं करोगे, ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस बैच नहीं करोगे। आपको 3 बैच मिला है ना, आपको समुद्र मंथन वोकैब का बैच मिला है, और एक आपको ग्रामर का बैच ये वाला है अभी मिला है, और एक प्रैक्टिस बैच मिला है। तो न्यू वाले स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिस बैच नहीं करेंगे, इसको देखेंगे। वोकैब का एक टाइम बन जाए, जब तक आप शेड्यूल नहीं करोगे ना, एक टाइम बांध लीजिए, रात 10 से 11, 9 से 10 मुझे 1 घंटे वोकैब का बैच देखना है, इसको देखना है, और ग्रामर तो देखना है। जब ये दोनों आधा हो जाएगा ना फिर हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे, अभी नहीं आना। ओके, बता दिया, आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना। स्टार्ट किया जाए ना, क्योंकि बीच बीच में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, परेशान रहते हैं,
उसीलिए आते साथ मुझे बताना होता है कि ऐसा ऐसा करना। ओके। पैसेज क्लोज टेस्ट करने आ सकते हो। ओके, स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये पॉजिटिव वर्ब्स होता क्या, पहली बार सुना है पॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है। कोई पूछे कि पॉजिटिव वर्ब्स, अभी लिखना नहीं, पॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है। ओके, इससे भर भर के एरर्स आते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, इसका नाम से ही पता चल रहा है ना, पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी एक्शन को कॉज करता है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस याद रखो, पॉजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स जहां पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, सब्जेक्ट टेक्स द हेल्प ऑफ समवन टू डू द वर्क। Okay, causative verbs are the verbs where the subject does not do the work himself or herself. The subject takes the help of someone or somebody to do the work. Causative verbs वो verbs होते हैं जहां कर्ता खुद काम को नहीं करता है, ठीक है, कर्ता किसी की मदद लेता है। जैसे मैंने लिखा I made the painting, तो यहाँ का जो made है ना, ये causative verb नहीं है। I made the painting, मैंने खुद बनाया। यहाँ आई क्या है, आई अभी लिखना कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये ऋषिराज का रोज का प्रॉब्लम है। आप ऋषिराज देखो कि आपका ये हर रोज का प्रॉब्लम है, आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम खत्म करिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपके साइड से प्रॉब्लम है। क्या है, कर दिया इसी 22। आई मेड द पेंटिंग, तो यहां मैंने पेंटिंग को खुद बनाया, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिखा आई मेड हिम पेंट द हाउस, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहां भी मेड है, यहां भी मेड है, लेकिन डिफरेंस देखो, यहाँ पे दो लोगों का जिक्र है, यहाँ पे दो लोग का जिक्र है ना, यहाँ पे एक आई भी है और एक हिम भी है, और यहाँ तो आई खुद है। तो यहाँ आई ने खुद पेंटिंग को बनाया, तो यहाँ का मेड पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ द डूअर हिमसेल्फ डज द वर्क। यहाँ डूअर ने खुद को काम किया, मतलब खुद से काम किया। बट यहाँ डूअर ने, आई ने खुद काम नहीं किया, आई ने हिम से पेंटिंग को पेंट करवाया। तो यहाँ द subject is not doing the work himself, the subject is taking the help of another person to do the work. आई ने him से करवाया, तो यहाँ का made causative हो गया। तो causative verbs यही verbs होते हैं जहाँ कोई subject किसी और से काम करवाता है, ठीक है। ओके, आपने एक वर्ड ऐसा हिंदी में भी सुना होगा ना, जैसे उसने लिखा, और एक होता है लिखवाया, ठीक है, लिखवाया। और फिर मैंने लिखा पढ़ा, पढ़वाया। तो just see the students who are not able to understand Hindi na, because I am doing this in English as well. Okay, English में I am speaking ना कि causative verbs are the verbs where the doer does not do the action himself, the doer takes the help of someone or somebody to do the action. इंग्लिश में बोल दिया। अब ये मत बोलिए कि मैम हिंदी किए जा रहे हो। तो हिंदी में क्या बोलते हैं ना, लिखा, उसने खुद लिखा, उसने खुद पढ़ा, बट उसने लिखवाया। लिखवाया का मतलब क्या है, यहाँ कर्ता ने खुद नहीं लिखा, किसी से लिखवाया, उसने खुद नहीं पढ़ा, उसने पढ़वाया। तो ऐसे ऐसे जो वर्ब्स होते हैं ना जहाँ पे डूअर खुद काम नहीं करता है, डूअर किसी से काम करवाता है, तो उसको हम पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ओके, इतना दूर क्लियर है ना? नहीं, एवरीडे आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप एक बार टीम से कांटेक्ट करके विकास से एक बार अच्छे से प्रॉब्लम बता के हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। एवरीडे आपको दिक्कत हो रही है, इतना दूर क्लियर है व्हाट एग्जैक्टली इज अ पॉजिटिव वर्ब? Causative verbs are the verbs where the doer does not do the work himself, the doer takes the help of someone or somebody to do the action, ठीक है। और सारे वर्ब्स पॉजिटिव नहीं होते, अभी लिखना नहीं है। पॉजिटिव वर्ब्स में ना, एक तो मैंने अभी करवाया मेक और मेड, लेकिन यहाँ पे देखना है ना कि कहाँ मेक पॉजिटिव का काम कर रहा है और कहाँ नॉर्मल वाला। जैसे आई मेड द केक, मैंने केक बनाया,
और मैंने किसी और से बनवाया, तो देख लेना है कहाँ का मेक और मेड। मैंने आपको बिड और बेड, उस समय मैंने कॉजेटिव वर्ब का नाम नहीं लिया था, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब्स में एक हैव और हैड भी आता है, पॉजिटिव वर्ब्स में लेट भी आता है, लेट का दोनों फॉर्म सेम होता है, ठीक है। मेक, मेड, और एक क्या, हैव, हैड, और भी कुछ छूटा है, एक और है आई हैड हिम, आई बेड हिम, क्या है भूल रही हूँ, रुको रुको रुको, एक और भूल रही हूँ, गेट और गॉट, सॉरी गेट और गॉट भूल रही थी मैं, पता नहीं कहाँ था। चलो पॉजिटिव वर्ब्स में यहीं पे था कहीं, लेट भी था, लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, ठीक है। लेट और लेट भी था, और गेट और गॉट भी था, ये सारे पॉजिटिव वर्ब्स है, लेकिन ये नॉर्मल वर्ब की तरह भी काम करता है, ओके। पॉजिटिव वर्ब्स, The causative verbs are the verbs, और 5 तरह के causative verbs, एक make और made, एक bid और bid, एक have और had, let और get और got, ये causative verbs है। एक मिनट, जिसमें से मैंने आपको ये वाला करवाया, ठीक है, bid और bid भी करवा दिया है जब infinitive करवा रही थी, और let भी करवा दिया, let भी करवा दिया था। अब हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, ये सब पे करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, और इसको एक बार फिर से कर लेंगे, एक बार फिर से कर लेंगे। अब देखो आप कैसे लिखोगे, आप पहले लिखो, अब आप लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी जो मन है लिख लो। कॉजेटिव वर्ब्स यूज तब किया जाता है जहां पे कर्ता खुद काम को नहीं करता है डायरेक्टली, द सब्जेक्ट डज नॉट डू द वर्क हिमसेल्फ, द सब्जेक्ट किसी चीज या किसी चीज की हेल्प लेता है काम को करने के लिए। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स। 3 का हम एग्जाम में 3 से एरर आता है, 3 की जगह लिख लो 5। बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स। एक गेट गॉट लिख लो, और लेट वाला लिख लो, ये मैंने इन्फिनिटिव में करवा दिया था, और बिड और बिड, इतना कॉपी करिए आप। फिर इसमें से एरर कैसे कैसे आता है वो हम डील करेंगे। कल मेरा CHSL का पहला एग्जाम है, अभी 12th पास की है। 12th वाले बच्चों को डर लगता है, 12th वाले बच्चे तो की मोराल इतनी हाई होती है ना, उनको लगता है तो मैं तो पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लूंगा, ओके। 18-19 साल वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको क्या लगता है, उनका मोराल इतना हाई कॉन्फिडेंस रहता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है डर क्यों रहे हो। कल UPSC प्री का रिजल्ट आया है, अब मेरे पास सुबह सुबह 2 स्टूडेंट का मैसेज आया, 2 स्टूडेंट है जिसने UPSC प्री निकाल लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है UPSC का प्री एग्जाम निकालना, लेकिन ठीक है निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असली कहानी तो इसमें है ना, ठीक है। SSC वाले बच्चे ना, उनको प्री MCQ वाला पेपर सॉल्व करने की हैबिट होती है, तो वो प्री फटाक से निकाल लेते हैं, लेकिन वो भी निकालना एक बड़ी बात है। लेकिन असली कहानी तो मेंस की होती है ना, तो मैं तो प्रे करूंगी कि निकल जाए मेंस। और दोनों बच्चे का पहला अटेम्प्ट है, बताओ, पहला अटेम्प्ट में प्री निकाल लिया, बट मेंस निकाल के दिखाओ। मुझे उनके मैसेज से पता चला कि कल रिजल्ट आ गया है। पांच तरह के पॉजिटिव वर्ब्स है, हैव, हैड, मेक, मेड, गेट, गॉट, लेट, बिड, बेड। देखो पहले, बट तो कंजंक्शन होता है, फिर इन्फिनिटिव भी होगा। किसने बोल दिया कि बट इन्फिनिटिव होता है, कंजंक्शन होता है, सॉरी इन्फिनिटिव होता है। अब मैंने बोला बट अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है, बट अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है। बट वैसे कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। बट इन्फिनिटिव किसने सिखा दिया, मैंने बोला है बट के साथ बेर इन्फिनिटिव लगता है, बट थोड़ी इन्फिनिटिव होता है।
लिख लिया। अब इससे एरर्स कैसे कैसे आएगा, पहले तो हमें सीखना है, क्योंकि ये वाले जो वर्ब्स है ना, ये नॉर्मल वाला वर्ब्स भी होता है और ये कॉजेटिव भी होता है। तो आपके दिमाग में आएगा मैम कैसे पता चलेगा कि हैज हैव हैड मतलब हैव हैड नॉर्मल वर्ब है या पॉजिटिव वर्ब है। पता चल जाएगा, सेंटेंस देख के पता चल जाएगा। ये देखो, आई हैव अ पेन, ये जो हैव है ना, हैव और हैड, हैज नहीं, हैव और हैड नॉर्मल वाला वर्ब भी होता है और ये पॉजिटिव भी होता है। नॉर्मल वाला वर्ब कब होता है, जब कर्ता खुद काम को करता है, लेकिन पॉजिटिव कब होता है, जब कर्ता, द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द वर्क, किसी की हेल्प ले रहा है। आई हैव अ पेन, ये नॉर्मल वर्ब है, मेरे पास एक पेन है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। आई हैव डन द वर्क, यहाँ का हैव ऑक्सिलरी है, ठीक है, और डन मेन वर्ब है, बट यहाँ का हैज नॉर्मल वर्ब है। अब यहाँ देखो, आई हैव हिम डू द वर्क, मैं उससे काम, यहाँ तो मैंने काम को खुद किया, बट यहाँ पे दो लोग आ गए, मैंने काम को खुद नहीं किया। आई हैव हिम, मैंने हिम से काम करवाया, तो यहाँ का हैव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आई गॉट अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये नॉर्मल वाला वर्ब, बट यहाँ पे देखो आई गॉट हर, यहाँ दो लोग आ गया ना, मैंने हर से अपना काम करवाया, तो यहाँ का गॉट पॉजिटिव हो गया, खुद नहीं किया। आई मेड अ ब्यूटिफुल पिक्चर, यहाँ तो मैंने खुद बनाया, नॉर्मल है। जहां भी दो लोगों का जिक्र है तो उससे करवाया, लेकिन मैंने यहाँ हर से ब्यूटीफुल, यहाँ तो खुद बनाया, बट यहाँ हर से बनवाया, तो यहाँ का मेक पॉजिटिव वर्ब। तो आपको देख लेना है कहाँ का मेड पॉजिटिव वर्ब, जब मेड के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद उससे काम करवाया, यहाँ तो खुद करवाया। तो लिखते जाइए, इसको पहचानना कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस देख के आपको समझ में आ जाए। कल हम लोग का टारगेट है कल तक वर्ब खत्म कर लेना। विकास, विकास डाउट वाला भी सेटिंग शुरू कर दो, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम देखना, जितना डाउट है सैटरडे को क्लास लगाना है। ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब चलो, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे आपको याद, मतलब याद नहीं रहेगा। मैं एक टैबुलर फॉर्म में आपको बता रही हूँ। हम पॉजिटिव वर्ब्स में ना बिड और बेड नहीं करेंगे, हमने कर लिया। लेट वाला भी कर लिया है, ठीक है। लेट वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव लेता है, पैसिव में टू के साथ लेता है। वैसे बिड या बेड वर्ड एक्टिव वॉइस में बगैर टू वाला लेता है, पैसिव में टू के साथ वाला लेता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये तीनों को करना है। आप अपना डाउट भेज सकते हो, सैटरडे से डाउट बैच शुरू हो जाएगा। मेक, ऊपर लिख लो पॉजिटिव वर्ब्स। 5 होता है, 2 हमने पढ़ लिया है, बाकी का जो 3 पढ़ रहे हैं उसका कंपैरिजन कर। एक है मेक, यहां लिख रही, मेक और मेड, ये भी एक पॉजिटिव वर्ब है। यहाँ पे मेक और मेड को ना नॉर्मल वर्ब की तरह नहीं, पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करवा रही। मेक या मेड, गेट, ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिखोगे तो याद रहेगा, गेट या गॉट, पॉजिटिव वर्ब का काम करवा रही हूँ। डिनाई कराना है बाकी, डिनाई करवा दिया है मैंने, डिनाई वर्ड डिनाई करवा दिया है ना, डिनाई का मतलब है काम हो चुका है। ओके, ही डिनाइड टू डू द वर्क नहीं होगा, टू हैव डन द वर्क, तो करवा दिया। गेट या गॉट,
और एक है हैज, मत लिखना, हैव और हैड, ये सारे कॉजेटिव वर्ब्स। अब सब में डिफरेंस बता रही हूँ, सबको एज अ पॉजिटिव वर्ब काम करवा रही हूँ। ये जो मेक और मेड वर्ड है ना, ये एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? विदाउट टू वाला। नए वाले बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि एक बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, उसीलिए क्लास को क्विट कर दीजिए और रिकॉर्डिंग वाला देखिए। और पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला है, और एक्टिव वॉइस में हाँ। और उसी तरह गेट और गॉट वर्ड एक्टिव वॉइस में ना ये बेयर नहीं लेता है। एक्टिव वॉइस में 2+V1 लेगा, और पैसिव में भी 2+V1 ही लेता है। ओके, पैसिव में भी 2+V1, आई गॉट हिम, अरे नहीं, पैसिव वॉइस में 2+V1 नहीं, पैसिव वॉइस में ये थर्ड फॉर्म लेता है। पहले लिखो, ठीक है। और ये एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव, और पैसिव में थर्ड फॉर्म। पहले लिख के उसके बाद मैं बताती हूँ। आप पहले लिखो, उसके बाद समझाऊंगी। जब आपका पेन डाउन रहेगा तब समझाऊं। छोटा सा चैप्टर है। इसको याद रखना है। अब पहले लिख लो इसको, फिर हम लोग सेंटेंसेस करेंगे। और भी लिख के डन बोलिएगा, पेन नीचे रखिएगा, उसके बाद में समझाओ। यही वाला मेन एग्जाम में आता है ज्यादा। लिख के डन बोलना है सारे बच्चे। कभी कुछ कुछ मैंने रॉन्ग भी लिखा है, रॉन्ग जानबूझकर लिखा है। ईडीएम्स के लिए मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है। समुद्र मंथन के बैच में जाइए, समुद्र मंथन में जाइए, 2000 ईडीएम्स है, उसको रट डालिए। 1100-1200 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, रट डालिए। 500-600 फिक्स प्रेपोजिशन है, रट लेना है। फ्रेजल वर्ब्स है और स्पेलिंग्स है, सारा रट लेना। ओके,
हाँ चलो, मेक और मेड। अब बोलोगे कि मैम तीनों तो पॉजिटिव वर्ब है, तीनों में क्या डिफरेंस है? इसको हम स्पोकन में यूज कर सकते हैं। डिफरेंस तो बहुत सारा है, बट मेक और मेड का मतलब होता है ना किसी से जबरदस्ती काम करवाना। करोगे कैसे नहीं, आई मेड हिम डू द वर्क, मैंने उसे जबरदस्ती काम करवाया। तो मेक और मेड वर्ड थोड़ा सा किसी को फोर्स करके जबरदस्ती करके काम करते हैं। और आई गॉट हिम, यहाँ पे किसी को कन्विंस करके मना बुझाकर काम करवा लेना। और यहाँ भी कोई मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढ के काम करवा लेना। ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, बट यही सब डिफरेंस है। मेक का मतलब है जबरदस्ती करवाना, इसको कन्विंस करके मना बुझा के करवा लेना। और यहाँ कोई व्यक्ति गायब है, उसको उपलब्ध करवा के ढूंढ के काम करवा लेना। खैर यहाँ से तो कुछ एरर्स आने वाला है नहीं, ये बस स्पोकन इंग्लिश में यूज कर देंगे। बाकी डिफरेंस क्या है कि अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें ना, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो मेक और मेड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेर इन्फिनेटिव लेता है, बेर वाला। ठीक है, मेक और हैव और हैड एक्टिव वॉइस में, ये चीज याद रखना है। मेक और मेड और हैव और हैड एक्टिव वॉइस में बेर लेता है, लेकिन गेट और गॉट एक्टिव वॉइस में 2 + V1 लेता है। ये डिफरेंस हो गया, ये दोनों सेम है। एक्टिव वॉइस में मेक और मेड भी बेर लेता है और हैव और हैड भी बेर लेता है, लेकिन गेट और गॉट एक्टिव वॉइस में बेर नहीं लेता है, टू के साथ वाला लेता है। तो ये गलत हो गया ना, आई मेड हिम टू डू द वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव है और एक्टिव वॉइस में तो बेर इन्फिनेटिव लेता है ना, टू हटा दो। और मेक और मेड वर्ड भी बेर इन्फिनेटिव लेता है, टू हटा दो। आई मेड हिम, आई हैड हिम डू द वर्क। लेकिन अपने मेक और मेड तो पढ़ ही लिया, पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला लेता है, टू के साथ वाला। लेकिन ये जो गेट और गॉट वर्ड है ना, ये पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला नहीं लेता है, ये पैसिव वॉइस में V3 लेता है। और हैव और हैड भी पैसिव वॉइस में एज अ पॉजिटिव वर्ब V3 लेता है। देखो, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, मैंने हिम से काम करवाया, यहाँ काम हिम ने किया, तो टू के साथ वाला इन्फिनेटिव लेगा एक्टिव वॉइस में। बट आई गॉट द वर्क, इसी का मैंने पैसिव बना दिया। ठीक है, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, वर्क अपने आप नहीं होगा ना, अंडरस्टूड है कि वर्क किसी के द्वारा ही होगा। ठीक है, किसी वर्क डन बाय किसी के द्वारा ही हुआ, तो अब ये सेंटेंस पैसिव हो गया। वर्क को किसी के द्वारा करवाया मैंने, वर्क अपने आप नहीं होगा, किसी के द्वारा करवाया गया। ओके, तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया। और पैसिव वॉइस में गेट या गॉट वर्ड, यहाँ गेट और गॉट पॉजिटिव वर्ब है, पैसिव वॉइस में V3। उसी तरह आई हैड द वर्क डन बाय हिम, मैंने यहाँ तो एक्टिव हो गया। और आई हैड द वर्क डन बाय, वर्क खुद ब खुद नहीं हुआ, किसी के द्वारा हुआ, तो ये भी पैसिव हो गया। और पैसिव वॉइस में V3। पहले बताओ कि इतना दूर क्लियर है? अब आपके दिमाग में क्या क्या कंफ्यूजन आएगा बता रही। गॉट वर्ड V3 लेता है पैसिव वॉइस में, और हैव और हैड वर्ड भी V3 लेता है पैसिव वॉइस। ठीक है, बस एक्टिव वॉइस का याद रखो। एक्टिव वॉइस में ये भी बेर और ये भी बेर, लेकिन गेट और गॉट एक्टिव वॉइस में टू के साथ वाला। और पैसिव वॉइस में ना गेट और गॉट टू के साथ वाला नहीं लेता है, V3 लेता है, V3। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्या क्या आने वाला है कि मैम आपने तो बोला था कि हैज हैव हैड के बाद, आपने तो बोला था कि हैज हैव हैड के बाद अगर V3 लग गया तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। और उसको पैसिव होने के लिए ना हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद अगर हम बीन लगा के और फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तब जाके पैसिव होता है। लेकिन यहाँ तो बीन नहीं लगा है, जैसे लिखा मैंने आई हैड द वर्क डन बाय हिम, मैंने हिम के द्वारा इस काम को करवाया। तो आप बोलोगे कि यहाँ हैड के साथ तो कहीं भी बीन वीन नहीं लगा है, बट फिर भी आपने पैसिव, आपने तो बोला है कि हैड के बाद बीन लगा के V3 आएगा तब पैसिव बनेगा, बट यहाँ तो बीन वीन नहीं लगा है। ये नॉर्मल वर्ब्स के लिए, ठीक है, नॉर्मल वर्ब्स के लिए। बट यहाँ का हैड नॉर्मल वर्ब नहीं था, यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है। तो पॉजिटिव वर्ब बगैर बीन लिए भी पैसिव बन सकता है, V3 आ सकता है, V3 आ सकता है यहाँ पे। वहां तो मैंने नॉर्मल वर्ब के लिए बोला था, ठीक है, जैसे मैंने लिखा he had been taken to the hospital, उसको किसी के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। तो यहाँ का हैड नॉर्मल वर्ब है, कोई और आके काम कर गया। ओके, ये नॉर्मल वर्ब्स के लिए बीन लगाना। बट या पॉजिटिव वर्ब बगैर बीन लगा के भी पैसिव बनाया जा सकता है। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि हैड के, जैसे मैंने दोनों सेंटेंस में क्या है, आई हैड
डन द वर्क। अब देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख रहे हो। ये वाला सेंटेंस में ना, ये वाला सेंटेंस में हैड के तुरंत बाद V3 आया, यहाँ पे हैड के तुरंत बाद V3 आया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैड के तुरंत बाद V3 नहीं आया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आया, और तुरंत बाद V3 नहीं आया, एक सब्जेक्ट आके फिर V3 आया। ओके, एक सब्जेक्ट आके फिर V3 आया। ओके, तो ये वाला जो हैड के तुरंत बाद जब V3 आ गया ना, तो वो तो सेंटेंस एक्टिव जाएगा, एक्टिव जाएगा। आई हैड डन द वर्क, मैं अपना काम को कर चुका था, इसका मतलब है कि मैंने खुद किया था, मैं इस काम को कर चुका था। तो यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ का हैड नॉर्मल वर्ब है, और नॉर्मल वर्ब के तुरंत बाद V3 आ गया तो सेंटेंस एक्टिव हो गया। बट यहाँ हैड के तुरंत बाद V3 थोड़ी आ रहा है, बीच में एक सब्जेक्ट आ रहा है, वर्क को किसी के द्वारा किया गया, तो ये तो पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। और हैड के तुरंत बाद V3 नहीं आ रहा है, बीच में सब्जेक्ट आके V3 आ रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव है, क्योंकि वर्क अपने आप नहीं होगा ना, किसी के द्वारा ही होगा, किसी के द्वारा होगा, वर्क खुद ब खुद नहीं होगा, हिम के द्वारा काम को किया गया। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे आई को सब्जेक्ट क्यों नहीं माना है? क्योंकि यहाँ आई कोई काम ही नहीं कर रहा है, काम तो अल्टीमेटली वर्क कर, मतलब काम तो अल्टीमेटली यहाँ पे हिम के द्वारा हो रहा है ना, हिम के द्वारा, आई थोड़ी काम कर रहा है। ओके, अब इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं बता रही हूँ, कहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के साथ कहाँ एक्टिव वॉइस में जाना चाहिए, कहाँ पैसिव वॉइस में जाना चाहिए, वो सब देखना है। आगे बढ़े, फिर पार्टिसिपल स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे आने वाला है, मैंने लिखा आई हैड द डॉक्टर, I had the doctor remove, yeah, removed my teeth। फिर मैंने इसी सेंटेंस को लिखा I had my teeth remove या removed। एक मिनट, अभी लिखना बंद करिए, अभी लिखना बंद करिए, ठीक है। ये जो हैड वर्ड है ये क्या है, मैंने डॉक्टर से दांत निकलवाया, ये है बेर इन्फिनिटिव, ठीक है, बेर इन्फिनिटिव, बगैर टू वाला बेर इन्फिनिटिव है। अब ये मत समझना, ये मत समझना कि मैम हैड के बाद तो हमेशा V3 आता है, ठीक है, हैड के बाद V3 आता है, हैड के तुरंत बाद V3 आता है, ओके, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। हैड के तुरंत बाद V3 आएगा ना, तो वहां का हैड नॉर्मल वर्ब का काम करेगा, नॉर्मल वर्ब का काम करेगा और एक्टिव वॉइस में रहेगा। बट यहाँ हैड के तुरंत बाद V3 थोड़ी आया, यहाँ पे एक डॉक्टर सब्जेक्ट आ गया, और डॉक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, ओके, हैड के तुरंत बाद V3 नहीं आया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया है, फिर देख लेना है ये बेर इन्फिनिटिव है, और ये तो V3 फॉर्म है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, आप इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, आई की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे आई काम नहीं कर रहा है, ये आई थोड़ी काम कर रहा है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैंने डॉक्टर से दांत निकलवाया, तो यहाँ हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है डॉक्टर, ठीक है, और आई हैड माई टीथ, और यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट है टीथ, ठीक है। आप यहाँ मत देखना, ये सबको देख के अपने आप को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि यहाँ आई ही कोई काम नहीं कर रहा है हमसे, यहाँ काम एज अ आई ने इससे करवाया, आई ने ये करवाया, तो इसको देखेंगे। अब मुझे बताओ कि क्या डॉक्टर दांत रिमूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, यहाँ काम डॉक्टर ने किया और यहाँ पे काम डॉक्टर कर रहा है ना, दांत उखाड़ने का, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाएगा, ठीक है। और यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है, इतना तो पता चल गया पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ने काम नहीं किया, यहाँ डॉक्टर ने काम किया,
ओके, डॉक्टर ने काम किया है यहाँ पे, तो डॉक्टर से दांत निकलवाया गया, तो ठीक है, आई ने काम नहीं किया बट काम हुआ ना, डॉक्टर ने किया। यहाँ डॉक्टर एक्टिव है, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाएगा। अगर हैड वर्ड एक्टिव वॉइस में जा रहा है तो अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लगेगा, गलती से मत लगा देना, हैड देख के V3 मत लगा देना। हैड के बाद V3 आता है नॉर्मल वाले वर्ब्स में, बट यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब है और एक्टिव जा रहा है, तो ये बेर इन्फिनेटिव लेगा, बेर इन्फिनेटिव। ओके, अब नेक्स्ट देखो, कंफ्यूज आप ना, बस सेकंड वाले को देखना। क्या तीत अपने आप, डॉक्टर तो काम कर सकता है बट तीत तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो तीत अपने आप थोड़ी उखाड़ा जाएगा, मतलब तीत अपने आप रिमूव किया गया, रिमूव का मतलब है किसी के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे तीत अपने आप कुछ नहीं करेगा ना, किसी के द्वारा ही उसको रिमूव किया जाएगा। तो मैंने ना यहाँ पे बाय द डॉक्टर नहीं लिखा, अगर मैं बाय द डॉक्टर लिख देती ना, आई हैड द टीथ रिमूव्ड बाय द डॉक्टर, अगर मैं बाय द डॉक्टर लिख लेती तो आपका काम आसान हो जाता। आप बाय देखते और बोलते कि मैम बाय वाला सेंटेंस तो पैसिव जाएगा, पैसिव वॉइस में हैड वर्ड अपने साथ V3 लेता है, V3 लेता है, V3 लेता है। लेकिन मैंने इसमें से अगर बाय हटा भी दिया ना, बाय हटा भी दिया है तो अंडरस्टूड है कि दांत को रिमूव अपने आप नहीं हुआ, दांत को किसी के द्वारा ही रिमूव किया गया। तो अगर बाय नहीं भी लगाती तो ये सेंटेंस को पैसिव जाएगा, क्योंकि दांत तो नॉन लिविंग थिंग है, अपने से कोई काम थोड़ी करेगा, बट डॉक्टर तो कर रहा है ना काम, एक्टिव है, बट तीत तो नॉन लिविंग थिंग है, इसको किसी के द्वारा उखाड़ा गया, पैसिव में जाएगा V3। ओके, सेकेंड वाले से डिसाइड करना। देखिए इसको पहले, फिर से मैं फिर और एक सेंटेंस दूंगी। क्या है, प्लम्बर से दांत प्लम्बर से दांत रिमूव करवाया गया, अच्छा, और डेंटिस्ट से ना घर का पाइपलाइन ठीक करवाया गया, डेंटिस्ट को बुला के घर का पाइपलाइन ठीक करवाया गया, और दांत मिस्टर बीन की तरह प्लम्बर से करवाया गया। अब मैंने लिखा I got the publisher to publish या publish the book। I got the book published या to publish। सेंटेंस देखो, मैंने पब्लिशर से, इस पे मत देखना, इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आई खुद काम नहीं कर रहा है, यहाँ आई ने बुक को पब्लिश करवाया पब्लिशर से। तो ये मत समझ लेना कि मैम यहाँ आई सब्जेक्ट है, यहाँ आई सब्जेक्ट थोड़ी है, सब्जेक्ट तो हमारा पब्लिशर है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा पब्लिशर है, क्योंकि यहाँ का, और यहाँ का गॉट पॉजिटिव वर्ब। क्यों पॉजिटिव वर्ब है? क्योंकि यहाँ आई ने खुद काम नहीं किया, खुद किताब पब्लिश नहीं किया। जैसा ऐसा रहता ना, आई पब्लिश द बुक, आई पब्लिश द बुक मतलब मैंने बुक को पब्लिश किया, बट यहाँ मैंने पब्लिश करवाया पब्लिशर से, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा पब्लिशर है, ठीक है, और यहाँ का सब्जेक्ट बुक है। अब बताओ कि एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए? पहला वाला पब्लिशर, पब्लिशर एक व्यक्ति है,
तो वो काम कर सकता है ना, सेंटेंस एक्टिव है। बट बुक अपने आप थोड़ी पब्लिश होगा, बुक तो नॉन लिविंग थिंग है, बुक अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, ये निष्क्रिय है, पैसिव है, किसी के द्वारा ही पब्लिश किया जाएगा। अब फटाक से एक्टिव वॉइस में गॉट वर्ड, ये है बेर, बेर इन्फिनिटिव, ये 2 + V1 है और ये V3 है। और एक्टिव वॉइस में गेट वर्ड बेर नहीं लेता है, हैव और हैड, मेक और मेड बेर लेता है, बट ये तो टू के साथ। बट यहाँ बुक खुद पब्लिश नहीं होगा ना। अगर मैं ये लिख देती ना, आई गॉट द बुक पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर, ये लगा देती तो आपका काम आसान हो जाता कि बाय लग गया, पैसे आ गया, V3 लगा दो। बट अगर मैं ये नहीं भी लगाती हूँ, अंडरस्टूड है कि बुक अपने आप थोड़ी पब्लिश होगा, किसी के द्वारा ही होगा। समुद्र मंथन का बुक सब में है, आप में क्यों नहीं? आपसे मेरी कोई दुश्मनी है कि आपका बुक नहीं है? रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके देखना, समुद्र मंथन मिल जाएगा। मेरे में समुद्र मंथन नहीं है। एक सेंटेंस ऐसा भी आया था, लेट द बुक पब्लिश या पब्लिश्ड, क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर एनडीए में ही नहीं, सीडीएस में, एसएससी, सबका फेवरेट है। टेंस नरेशन वॉइस के बाद ना आपको सब्जेक्ट वर्ब ही करवाऊंगी, या हो सकता है कि मैं टेंस के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब करवा दूं। बुक अपने आप पब्लिश नहीं होगा ना, बुक को बोलो पब्लिश करने के लिए, अपने आप कहां से हो जाएगा? किसी के द्वारा ही होगा। तो V3 लगा, V3 लगाना। थोड़ा सेंटेंस में एक्टिव पैसिव देखना होता है, ठीक है। ये सब पॉजिटिव वर्ब्स था। यही वाला जो है ना, हाँ देखो यहाँ पे यही वाला सब लिखा है मैंने। गॉट वर्ड नॉर्मल में टू वाला लेता है और पैसिव वॉइस में V3 लेता है। मैंने डेंटिस्ट से टीथ रिमूव करवाया, डेंटिस्ट ने यहाँ काम किया ना, तो बेर इन्फिनिटिव। बट यहाँ टीथ अपने आप नहीं रिमूव हुआ, डेंटिस्ट के द्वारा। गेट द बुक, बुक अपने आप पब्लिश थोड़ी होगा किसी के द्वारा। तो पॉजिटिव वर्ब्स में बस एक्टिव पैसिव का ध्यान रखना। जैसे आई मेड, एक्टिव भी बता रही हूँ, आई मेड हिम टू डू द वर्क, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, ठीक है। आई हैड हिम टू डू द वर्क। सिर्फ बीच वाला सेंटेंस करेक्ट है, सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। ही यहाँ काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, ही सारा एक्टिव वॉइस में जा रहा है। और एक्टिव वॉइस में मेड वर्ड अपने साथ बेर लेता है, हैड और हैड वर्ड भी बेर लेता है, बट गेट और गॉट टू के साथ वाला लेता है। वो तो लेट वाला से ना, आई गॉट द बुक पब्लिश, वो लेट वाला अलग है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज कर रहे हैं मतलब आएगा। वो मैं अलग से करवाऊंगी, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना। जैसे मैंने लिखा पब्लिश द बुक एक्टिव पैसिव में, ठीक है, पब्लिश द बुक, और इसका पैसिव बनेगा वो अलग है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट द बुक बी पब्लिश्ड, वो मैं अलग चीज है, वो अलग। थर्ड वाला में रिमूव नहीं होगा, यहाँ डेंटिस्ट खुद रिमूव करेगा, तो ये बेर इन्फिनिटिव लेगा, ठीक है। और यहाँ टीथ अपने आप नहीं होगा, डेंटिस्ट के द्वारा होगा। ओके, इतना दूर क्लियर है ना? हाँ, चलो
ये सब कहानी थी, यही सब है। अब हम चलेंगे पार्टिसिपल पे, ठीक है। पार्टिसिपल आज कल मैं आपका वर्ब खत्म कर दूंगी। अब हम चलेंगे कॉजेटिव वर्ब्स कर लिया। इन्फिनेटिव हम लोगों को कुल मिला के ना इन्फिनेटिव में 3 दिन लग गया इन्फिनेटिव पढ़ने में। अब आ जाओ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो पार्टिसिपल इजी टॉपिक है। यस, लास्ट पॉइंट है हमारे वर्ब का। पार्टिसिपल, अब देखो यहाँ से कैसे कैसे एरर आते हैं। पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्यों इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं? ओके, वर्बल एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? और पार्टिसिपल क्या होता है? व्हेन वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। ये मैंने कई बार आपको पहले भी पढ़ा दिया। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। जैसे गुड पार्टिसिपल नहीं है, ब्यूटीफुल पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि ये सब असली वाला एडजेक्टिव है। ओके, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, वाइज, ये सब असली वाला एडजेक्टिव है, ये सब पार्टिसिपल नहीं है। पार्टिसिपल होने के लिए ना पहले तो उसको वर्ब का काम करना हो। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तब पार्टिसिपल होता है। बट गुड, ब्यूटीफुल कहीं से भी एडजेक्टिव नहीं है। तो ये जो पार्टिसिपल है ना, ये जो पार्टिसिपल है ये चाइनीज एडजेक्टिव है, नकली एडजेक्टिव है। ये पूरी तरह से एडजेक्टिव नहीं है, इसमें वर्ब की मिलावट है। और जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग गए उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब का कौन सा फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है? मैंने आपको 4-5 क्लास पहले ही बताया था, वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म काम करता है या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म काम करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, V3 फॉर्म। और जब वर्ब का V4 फॉर्म काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। ओके, जैसे मैंने लिखा द मूविंग ट्रेन हिट द पोल। The broken glasses were removed। टूटे हुए ग्लासेस को रिमूव किया। और देखो यहाँ पे मूविंग ट्रेन, आप बोलोगे मैम मूविंग वर्ब है, मूविंग को वर्ब क्यों नहीं माना? क्योंकि आईएनजी को हम वर्ब तभी मानते हैं ना जब उसके पहले कुछ इज, एम, आर, वॉज लगा रहे। ठीक है, तब हम वर्ब मानेंगे। अगर ये वाक्य ऐसा होता ना, द ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन मूव कर रहा है। ठीक है, ट्रेन मूव कर रहा है, तो यहाँ इज, एम, आर के बाद आईएनजी आ गया, इसका मतलब कोई क्रिया हो रही है, तो यहाँ का मूविंग वर्ब है, मेन वर्ब है। इज ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब। यहाँ का मूविंग किसी चीज की विशेषता नहीं बता रहा, तो यहाँ का मूविंग वर्ब है। बट यहाँ मूविंग वर्ब नहीं है, हमारा वर्ब तो ये है। यहाँ ना कैसा ट्रेन, मूव करता हुआ ट्रेन पोल से जाके टकरा गया, तो ये ट्रेन नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है। और एक तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और साथ में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और वर्ब का V4 फॉर्म किसको बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। उसी तरह अगर ब्रोकन रहता, मैंने लिखा कि द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम, उसके द्वारा ग्लास को तोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ ब्रोकन में क्रिया हो रही है ना, शीशे को उसके द्वारा तोड़ा गया और तोड़ने में क्रिया हो रही है, तो यहाँ का ब्रोकन वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। बट यहाँ ब्रोकन में कोई क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ ब्रोकन का मतलब है टूटे हुए शीशे को वहां से हटाया गया। हमारा वर्ब तो ये है, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है। हमारा वर्ब तो ये वर्ब नहीं है। ग्लासेस क्या है? नाउन। कैसा ग्लासेस? टूटा हुआ। ठीक है, ग्लास की विशेषता बता रहा है, एक तो एडजेक्टिव है और ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और आईएनजी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल।
डेवलप्ड कंट्रीज वाला भी बताया था। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जो कि मैंने बोला भी था कि पार्टिसिपल पढ़ाते समय, जैसे ये मैंने लिखा, द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस्ड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। कॉलेज ने स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया है। ये कोर्सेज क्या है? नाउन है। कैसा कोर्स? स्पोकन वाला। तो ये स्पोकन एडजेक्टिव है, क्योंकि कोर्स की विशेषता बता रहा है ना, स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, और ये एडजेक्टिव है। अब बोलोगे कि मैम ये स्पोकन तो वर्ब लग रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है ना, लेकिन ये कोर्स की विशेषता बता रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। फिर मैंने लिखा आई वॉन्ट अ स्टीमिंग, मतलब मुझे खौलता हुआ चाय चाहिए। आई वॉन्ट अ स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी, चाय या चाय। ओके, तो आप बोलोगे स्टीमिंग का मतलब है एकदम गर्म, खौलता हुआ। तो ये कप क्या है? नाउन। कैसा कप? एकदम खौलता हुआ चाय का कप, जैसे बॉइलिंग कप ऑफ वाटर। तो ये कप की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, साथ में आईएनजी है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। नहीं, जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन होता है, नहीं होना चाहिए। ये कंफ्यूजन मैंने फर्स्ट डे आपका दूर कर दिया था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, चलो ये वाला फिर से लिखती हूँ, क्लियर हो जाए। द डेवलप्ड कंट्रीज, कि मैम दोनों तो एडजेक्टिव है, V3 भी एडजेक्टिव होता है, V4 भी एडजेक्टिव होता है, तो कैसे पता चलेगा कब कहाँ क्या लगाएं? द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। ये एनडीए के पेपर में ना, मुझे लग रहा है 2 साल पहले पेपर में मैंने देखा था, इसी पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन एक ही पेपर में आ गया था। एनडीए एग्जाम में क्या था, अब मुझे याद नहीं है, पूरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मैं कहीं से ढूंढ के 2-3 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पे बेस एक ही पेपर में मुझे लग रहा था 2 से 3 क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाए और कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाए। पहले ये देख लो, ये डेवलप कंट्रीज में डेवलप्ड क्या है? ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी है और हेल्प मेन वर्ब है। तो ये हमें तो अपना वर्ब मिल गया, इसका मतलब है ये वर्ब नहीं है, ये कंट्री की विशेषता बता रहा है। कंट्री नाउन है। कैसा कंट्री? जो कंट्री डेवलप हो चुका है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और अगेन देखो, ये कंट्रीज क्या है? नाउन। कैसा कंट्रीज? जो अभी भी डेवलप हो रहा है, आईएनजी फॉर्म में है, और कंट्रीज की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और आईएनजी फॉर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप बोलोगे कि मैम दोनों तो करेक्ट है, डेवलप्ड भी हो सकता है, डेवलपिंग भी हो सकता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कि पास्ट पार्टिसिपल में एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पे एक्शन पास्ट पार्टिसिपल में कंप्लीटेड एक्शन होता है, मतलब कंट्री डेवलप हो चुका है। बट यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में ना इनकम्प्लीट एक्शन। ओके, इनकम्प्लीट एक्शन है, वही चीज मैं अभी आपको बताने वाली। क्या लिख रहे हैं? कॉलेज का मीनिंग रॉन्ग है, कोलाज लिख के भेजे हो।
द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस, देखो ये कॉलेज का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है, और कोलाज अलग होता है, जो बहुत सारे फोटो मिला के एक साथ कंबाइन करते हो ना, फोटोज का कोलाज बनाते हो, कोलाज अलग है। अभी हम पढ़ेंगे कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, कहाँ पे पास्ट, उसके बाद और कैसे कैसे एरर्स आता है। कल फाइनली हमारा वर्ब खत्म हो जाए। जैसे आप लोग गड़बड़ करते हो, मैम मुझे ना आपका मैसेज नहीं दिख रहा है, और पता नहीं क्या करते हो, मैसेज की जगह मसाज लिख के भेज देते हो, मसाज लिख के भेज देते हो, मसाज अलग है। डन। अब लिखो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वहां लगाते हैं जहां पे एक्शन इनकम्प्लीट, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल कहां पे लगाते हैं, जहां पे एक्शन हो चुका है, या जहां पे हम कोई इमोशंस दिखाते हैं, ठीक है, कहां पे कोई इमोशन वगैरह दिखाते हैं ना, वहां पे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ओके, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आपको आपको इतना सब कैसे याद रहता है? मेरे को ना आज के डेट में जो आप लोग गाना सुनते हो ना, मेरे को आज के डेट में किसी भी गाने का ना 4 लाइन आपको मतलब याद नहीं है। 4 तो छोड़ो, मुझे किसी गाने का अच्छे से 2 लाइन भी याद नहीं होता है। मैं अपने बच्चों से, डॉटर से पूछती हूँ कि अरे ये कौन सी मूवी का है, वो लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। 5 बार तो पूछते हो कि ये कौन सी मूवी का सॉन्ग है, और इसके बाद क्या है, क्या ऐसा ऐसा बोलते हैं, डांट देते हैं मुझे। तो मुझे ये याद नहीं होता है, लेकिन आपको तो पूरा 4 पैराग्राफ का सॉन्ग याद रहता है, ठीक है, 4 पैराग्राफ का सॉन्ग याद रहता है, बट मेरे को याद नहीं रहता है। लेकिन आपको जीरेंड इन्फिनिटिव वो क्या आप भूल जाते हो, बट मेरे को याद रहता है। तो मतलब क्यों क्यों ऐसा? इंटरेस्ट की चीज है ना, इंटरेस्ट की चीज है। आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप याद कर लेते हो, और मेरे को ये सब में इंटरेस्ट है, मुझे याद रहता है, और मुझे 14 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, और 14 ईयर्स में मेरे को इतना याद हो गया। आप लोग तो और मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो, 14 ईयर्स में पता नहीं आप लोग क्या कर लो। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, प्रैक्टिस भी नहीं। आपको ये सब सीखने के लिए 14 ईयर्स थोड़ी चाहिए। आप तो तुरंत से वोकैब में तो आप लोग मेरे से आगे निकल गए हो। जब समुद्र मंथन बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं यूट्यूब पे आती हूँ ना, तो मैं भूल रही हूँ तो वो मुझे याद दिला रहे। हाँ, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो आपको सब याद हो जाएगा। और 14 ईयर्स से जो पढ़ा रहा है उसको क्यों नहीं याद होगा? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इनकम्प्लीट एक्शन के लिए होता है, और पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट एक्शन के लिए होता है, और इमोशंस के लिए भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा द बुक इज इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स में फिल द फॉर्म। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इस फॉर्म को फिल कर सकते। पहले तो इमोशंस वाला कर देती हूँ। द इंसिडेंट, ये जो घटना था ना बहुत शॉकिंग था या शॉक्ड था। पहले इमोशंस वाला डील करती। यही वाला एनडीए में आया था, आई वॉज शॉक्ड या शॉकिंग।
एट हिज बिहेवियर, मैं तो उसके बिहेवियर से शॉक्ड थी। डन। द बुक इज इंटरेस्टिंग या द बुक इज इंटरेस्टेड। अब देखो ये जो इंटरेस्टेड है ना, वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म। और बुक के अंदर कोई इमोशन वगैरह है, बुक के अंदर कोई इमोशन नहीं है ना, तो बुक नॉन लिविंग थिंग है, और बुक के अंदर कोई इमोशन नहीं है, और जहाँ पे इमोशन नहीं है वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ। अब बुक इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि बुक के इंटरेस्टिंग होने का काम खत्म हो चुका है, पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। इनकम्प्लीट एक्शन। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो मैं फिल द रूम नहीं होगा, सॉरी, मैं फिल द फॉर्म होगा। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स नहीं होगा, जिस स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट वाली फीलिंग है, इंटरेस्ट वाला इमोशन या इंटरेस्ट वाली फीलिंग आ रही है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अरे मैथ्स के टीचर सजेस्ट कर दीजिए, मैथ्स के टीचर भरे पड़े हैं, इतने सारे टीचर है, आप देख लो किससे आपकी एडवांस मैथ्स, किससे आपकी कंपैटिबिलिटी बनती है। ठीक है, किससे आपकी कंपैटिबिलिटी बनती है, आप देख लो, इतने सारे टीचर्स है, वो आपको देखना है। द इंसिडेंट, ये जो घटना था ना, ये बहुत शॉकिंग था, तो ये घटना के अंदर कोई फीलिंग नहीं है ना, और कोई फीलिंग नहीं है ना, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ। बट मैं तो शॉक्ड हो गई, मेरे अंदर एक शॉक वाली फीलिंग आ गई। फीलिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल लगाना। ठीक है, अभी कंप्लीट इनकम्प्लीट, बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स। राकेश वर्मा सर अच्छे हैं। ये कौन टीचर है राकेश वर्मा, कभी सुना नहीं है नाम मैंने। ये मेन वर्ब नहीं है, ये मत समझ लेना ना कि मैम इज एम आर के बाद हमेशा आईएनजी आता है, अरे नहीं। अगर ऐसा रहता ना, ही इज स्विमिंग, ये मेन वर्ब हो गया, वो तैर रहा है, क्रिया हो रही है, बट यहाँ पे कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, बुक की विशेषता बताई जा रही। इसके बाद ना एडजेक्टिव भी आ सकता है, ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ इसके बाद असली वाला एडजेक्टिव आया, बट यहाँ नकली वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल में आया। राकेश या वर्मा सर, पहली बार नाम सुना है। अरे राकेश वर्मा सर नहीं है, वो राकेश यादव सर है। कहीं से राकेश उठा लिया, टाइटल कहीं से उठा लिया, मुझे पता है, वो मेरे फ्रेंड है, सब मैथ्स के टीचर मेरे अच्छे फ्रेंड है, मुझे पता है, मैं तो वैसे ही बोल रही थी। देखो कितना, मैं क्या बोलूं, यहाँ तो लाइन से भर दिया है, इतने सारे टीचर्स है, इतने सारे टीचर्स है, तो आप अपना चुनो जिससे आपकी कंपैटिबिलिटी। आई वाज शॉक्ड, मैं तो शॉक्ड हो गई, मेरे अंदर शॉक वाली फीलिंग थी, तो फीलिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल लगाना। ठीक है, बट इंसिडेंट में कोई फीलिंग नहीं है ना, घटना शॉकिंग था। अभी और भी बता रही हूँ, ये तो मैंने इमोशंस वाला डाला, अभी इनकम्प्लीट या कंप्लीट वाला बताती हूँ।
जितना भी बड़ा से बड़ा टीचर आ गया, आपने जिन टीचर्स का नाम लिया, नो डाउट सब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिससे बच्चों ने पढ़ के एग्जाम निकाला है। तो अल्टीमेटली असली मैथ्स हो, इंग्लिश हो, असली खेल प्रैक्टिस का है। असली खेल जो करना है आप ही को करना है। द स्कूल हैज, नहीं तो सब अच्छे अच्छे टीचर मेरे से सब पढ़ के क्या एग्जाम निकाल ही लेंगे। जिस मैथ्स के टीचर का नाम ले रहे हो उससे पढ़ के सब एग्जाम निकाल ही लेते हैं। कुछ ही बच्चे एग्जाम निकालते हैं क्योंकि उनके पढ़ाने के बाद वो बच्चे कुछ हट के करते हैं प्रैक्टिस। द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटिंग। टीचर गाइड कर देते हैं, प्रैक्टिस आप ही को करना है। ओरिएंटेड कोर्सेस, कोई किसी का एग्जाम नहीं निकलवाता है। ओके, कोई किसी का एग्जाम नहीं निकलवाता है, बच्चा अपना एग्जाम खुद निकलवाता है, बट एक गाइडेंस मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। आप जाके यूट्यूब पे देखो, ओके, यूट्यूब पे जाके सारे टीचर्स का देखो, जिस जिस टीचर्स ने एडवांस मैथ्स पढ़ाया है, एडवांस मैथ्स जिसने पढ़ाया है, जा जाके उनका वीडियोस देखिए। यस, किसी से भी पढ़ो बट एक से पढ़ो, सही बोला। जहाँ 10 टीचर को फॉलो करने लगे हो गई छुट्टी। हम्म, स्कूल ने एग्जाम ओरिएंटिंग या एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया है। तो कोर्सेज नाउन है, और यहाँ पे स्कूल ने ऑलरेडी वो कोर्स एग्जाम को ध्यान में रख कर बनाए गए कोर्सेज, मतलब वो कोर्सेज बन चुका है ना, तब ना स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया है, तो काम कंप्लीट है। ओके, कंप्लीट है। तो यहाँ पे ये द कंट्री रिस्पेक्ट्स लॉ अबाइडेड सिटीजन्स या लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। जो कंट्री है ना, वो कानून को मानने वाले, लॉ को मानने वाले नागरिक के का सम्मान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लॉ को मान चुके हैं, लॉ को मानने वाले, वो लॉ को अभी भी लॉ अबाइडेड नहीं होगा। ओके, अबाइडेड नहीं होगा, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, कानून को मानने वाले नागरिक, मतलब वो कानून को अभी भी मानते हैं, नागरिक कानून को अभी भी मानते हैं। यस, अच्छा देखो, आप लोग बोलते हो ना स्टीमिंग, ऐसा बोलते हो ना, स्टीमिंग या बॉइलिंग, बॉइलिंग कप ऑफ कॉफी, टी, खौलता हुआ चाय, ठीक है, खौलता हुआ चाय। तो इसका मतलब क्या है, मतलब चाय अभी भी खौल रहा है, अभी एक्शन, चाय अभी भी उबल रहा है, तो अभी भी एक्शन इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट के लिए हम आईएनजी लगाते हैं। लेकिन मोमोज वगैरह तो खाते ही हो, जो स्टीम वाला मोमोज होता है, खौलता हुआ मोमोज नहीं मिलता आपको, मिलता है ना स्टीम्ड मोमोज, स्टीम्ड मोमोज या फ्राइड राइस, फ्राइड राइस। तो स्टीम्ड मोमोज का मतलब क्या है, उस मोमो को ऑलरेडी स्टीम करके पकाया जा चुका है, ठीक है, तो काम हो चुका है स्टीम। राइस को ऑलरेडी फ्राई किया जा चुका है। स्पोकन इंग्लिश कोर्सेस तो ऑलरेडी किया जा चुका है, तो जो एक्शन कंप्लीट है ना,
उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल लगाना, और इमोशंस के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल लगाना, अदरवाइज नॉर्मल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते। रनिंग कार, दौड़ मतलब बढ़ता हुआ कार, मूविंग ट्रेन, वो सब देखा है ना। एक मूवी आया था ना बर्निंग ट्रेन, एक मूवी थी ना बर्निंग ट्रेन, बर्न होता हुआ ट्रेन। अभी देखो मैंने लिखा आई सॉ अ पेपर, आई सॉ अ पेपर बर्निंग, या आई सॉ द कैंडल, बर्निंग ही लिख दो, आई सॉ द पेपर बर्निंग होल नाइट, मैंने पेपर को पूरी रात जलते हुए देखा। और फिर मैंने लिखा आई सॉ, दोनों करेक्ट है। आई सॉ, यहां से तो एरर नहीं आएगा, जहां से दोनों करेक्ट है। आई सॉ अ बर्न्ट पेपर, दोनों करेक्ट है। बर्न्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बर्न्ट पेपर नाउन है, कैसा पेपर, जला हुआ। तो यहाँ पे बर्न्ट मतलब ऑलरेडी पेपर जल चुका है, और यहाँ पे जल रहा है, जल रहा है, जलता हुआ पेपर, और यहाँ पे जला हुआ पेपर। यहाँ से एरर नहीं आने वाला, एरर यहाँ से आएगा। कानून को मानने वाले नागरिकों की अभी भी रिस्पेक्ट की जाती है, अभी भी मान रहे, आईएनजी लगाना। बट एग्जाम को ध्यान में रख के कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो चुके। ओके, तो ये तो मैंने बस अभी बेसिक बताया, ठीक है। अब आते हैं और कैसे कैसे एरर्स आएगा, ये वाला आपको बता दिया है, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखवा दिया। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन इनकम्प्लीट होता है, फिर से मत लिखना। और V3 होता है, उसमें उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और V3 में एक्शन कंप्लीटेड होता है। और आपने ये भी लिख लिया है, जब भी आपके अंदर कोई इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसके लिए भी हम V3 लगाते हैं। लिखना नहीं, लिख लिया, और यही सब आपको करवा दिया। ओके, ये सब फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखवा दिया, लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हाँ, अब थोड़ा सा एक्टिव पैसिव पार्टिसिपल में भी कर लिया जाए। कहाँ चला गया, बिना एक्टिव पैसिव के कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आपको दो तरह का पार्टिसिपल पढ़ाया, ठीक है। एक आपको पढ़ाया प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक और पार्टिसिपल पढ़ाती हूँ जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, जिसको V4 फॉर्म बोलते हैं, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक आपको पढ़ा दिया पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जब वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, वहां पे प्रेजेंट करवा लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक और होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जहां पे हैव लगा के बनाते हैं, इसको लिखो आप, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। एक और पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको इतना लिखो, और लिखो इसका फॉर्मूला फॉर्म में लिखो, हैविंग प्लस V3, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में पार्टिसिपल है तो आईएनजी लगा देंगे, ओके। उसके बाद V3 आता है, ओके, हैविंग के बाद। और एक होता है हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में। मेन पार्टिसिपल तो यही दो है, लेकिन हम पार्टिसिपल का एक परफेक्ट फॉर्म भी बनाते हैं, ठीक है। हैविंग प्लस बीन प्लस V3, इसको पैसिव वॉइस में। अब आप लिखो, फिर इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं बता रहे। हैविंग प्लस V3 रहेगा तो एक्टिव रहेगा, और हैविंग प्लस बीन प्लस V3 रहेगा तो पैसिव रहेगा। काफी दिनों तक वर्ब पढ़ लिया, 13 क्लास में हमने वर्ब खत्म कर लिया। आपको डिसाइड करना है एक्टिव जाएगा कि पैसिव। ठीक है,
नोट, हैविंग डन द वर्क या हैविंग बीन, हैविंग डन या हैविंग बीन डन द, ठीक है, द वर्क, वर्क करने के बाद he left for office. Having deserted, ये तो एक टाइप का एरर है जो एग्जाम में आता है, और भी अलग अलग एरर बताऊंगी। Yeah, he denied having been in the house. Having deserted या having been deserted by his wife. He committed suicide. ऐसा भी एरर आता है, he was scolded for having broke the window. लिखो इसको पहले। हैविंग वाला एरर वर्ब के प्रैक्टिस शीट में था। अच्छा, ये इसी का एग्जांपल है, द मैन डिनाइड हैविंग बीन इन द हाउस, कि वो वहां पे नहीं था। पहला वाला सेंटेंस क्या है? पहला वाला सेंटेंस में ये वाला हैविंग के बाद V3 आ गया तो एक्टिव है, ठीक है, और हैविंग के बाद बीन लग के V3 आ गया तो पैसिव, ठीक है। हैविंग के बाद V3 आ गया एक्टिव, पास्ट पार्टी सारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, और हैविंग के बाद बीन लग गया पैसिव। अब आपको डिसाइड करना है एक्टिव जाएगा कि पैसिव। हैविंग डन द वर्क ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस के लिए चला गया, तो काम तो खत्म उस व्यक्ति ने किया ना, ही ने काम खत्म किया। ओके, व्यक्ति ही ने काम खत्म किया, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाना चाहिए, ठीक है, पैसिव मत जाना। अब देखो, हैविंग डेजर्टेड बाय हिज वाइफ ही कमिटेड सुसाइड, वाइफ के द्वारा, यहाँ पे उसने किसी को नहीं छोड़ा, बेचारे ने सुसाइड किया, बट ही ने नहीं छोड़ा था, वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद, ठीक है, ही ने कुछ नहीं किया, वाइफ ने किया, वाइफ ने उसको छोड़ दिया, पैसिव जाएगा। हैविंग बीन डेजर्टेड पैसिव जाएगा, वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद ही ने सुसाइड कर लिया। और ही वॉज स्कोल्डेड, उसको यहाँ तो इजी है, हैव के साथ, ऐसा एरर भी आता है, हैव के साथ ब्रोक नहीं लगाना, ब्रोकन लगाना, ब्रोकन। एक ये भी एरर आता है। अब फिर असली एरर पे चलते हैं, और एक एरर आता है पार्टिसिपल का। और इतना तो स्टूडेंट को पता, और ये तो लिखवा ही दिया था, पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, इसको पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल से मत जोड़ो, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट का मतलब है यहाँ भी काम हो चुका है, ओके, काम खत्म होने के बाद ये हुआ, वाइफ के छोड़े जाने के बाद खत्म हो गया, उसको डांटा गया विंडो तोड़ने के बाद। इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से प्रेजेंट और उससे मत जोड़ो, परफेक्ट का मतलब ही है यहाँ तो काम खत्म है।
परफेक्ट का मतलब है हर जगह काम खत्म है, परफेक्ट में काम कंप्लीट है। चलो ये भी हो गया। अब देखो अब असली कहानी अभी तक अभी भी असली था, अब असली कहानी। अब ध्यान से देखना, ठीक है। पार्टिसिपल को हमेशा एक सब्जेक्ट चाहिए। अगर दोनों बातें, अगर एक ही बता रही हूँ, कभी कभी हम एक सब्जेक्ट से भी काम चला लेते हैं, कभी कभी हम दो सब्जेक्ट से भी काम चला लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा हैविंग डन द वर्क ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, तो मेरे को ना यहाँ दो बार ही लगाने की जरूरत नहीं है, दो बार ही नहीं लगेगा, एक ही से काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों बातें दोनों बातें ही के लिए बोली गई है। ये वाला एरर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाल के लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैविंग डन द वर्क, काम किसने किया काम यहाँ ही ने ही किया, और ही ऑफिस के लिए निकल गया, तो दोनों बातें ही के लिए बोली गई है, तो दो बार ही लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से यहाँ ही मत लगा देना, ही हैविंग डन द वर्क ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, दोनों बातें ही के लिए बोली गई है, एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है। दोनों काम ही के द्वारा ही हो जा रहा है। कई बार एक बीइंग वाला सेंटेंस आता है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं मैम जहाँ भी बीइंग रहेगा ना उसके पहले इट लगा देना, रट लेते हैं। अरे ऐसा नहीं है, बीइंग के पहले कभी कभी हम इट लगाते भी है, हटाते भी है, कब लगाएंगे कब हटाएंगे वो देखते हैं। देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा, इट वॉज अ रेनी डे, ठीक है, इट वॉज अ रेनी डे आई टुक एन अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश वाला दिन था तो मैंने अम्ब्रेला ले लिया, ठीक है। आई टुक एन, मैंने अम्ब्रेला ले लिया। ये दो सेंटेंस है ना, एक कौन सा, एक ये इट वॉज अ रेनी डे फुल स्टॉप, फिर आई टुक एन अम्ब्रेला, यहाँ पे दोनों अलग अलग बात है। ये जो इट लगा है, इट प्रोनाउन किसके लिए लगा है, रेनी डे के लिए, और जिसने अम्ब्रेला लिया, इट हम यहाँ पे जो इट अलग है और जिसने अम्ब्रेला लिया वो तो ये आई है, तो यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, ओके, यहाँ भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट लगा है प्रोनाउन डे के लिए, और ये जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए लगा। दो अलग अलग बात हो रहा है ना, दिन का रेनी होना और दूसरा मेरा अम्ब्रेला लेना। अब मैं इस सेंटेंस को जोड़ती हूँ, ठीक है। वैसे आपको जोड़ने के लिए एग्जाम में आएगा नहीं, आपका सेंटेंस जुड़ा हुआ आएगा, उसी में आपको एरर निकालना है बीइंग लगा के। बीइंग का मतलब है चूंकि, ठीक है, हम बीइंग से जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, जुड़ा हुआ आएगा, बीइंग अ रेनी डे ऐसा आ जाएगा, बीइंग अ रेनी डे आई टुक एन अम्ब्रेला, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आपको इसमें एरर निकालना, ये क्वेश्चन गलत है। अभी इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, अभी इस सेंटेंस का मतलब जा रहा है ना, चूंकि मैं एक रेनी डे था इसीलिए मैंने अम्ब्रेला लिया, तो मैं रेनी डे थोड़ी था। ये यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे हमें फिर से सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों काम उसी के द्वारा हुआ, काम भी उसने किया, ऑफिस के लिए वही गया। बट यहाँ ही रेनी थोड़ी है, आई रेनी थोड़ी है रेनी तो कुछ और है, और आई ने अम्ब्रेला लिया। अगर मैं इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाती हूँ ना, तो इसका मतलब क्या जाएगा, चूंकि मैं रेनी डे था इसलिए मैंने अम्ब्रेला दिया, मैं रेनी डे नहीं था, ठीक है। इट लगाएंगे, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे मतलब चूंकि उस दिन बारिश वाला था। ये जो इट लगा है रेनी डे के लिए, और क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बातें कही जा रही है तो अलग अलग सब्जेक्ट लगेगा, जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए आई और रेनी डे के लिए इट। बट यहाँ अलग अलग नहीं लगेगा क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो इट लगाएंगे, ओके। हाँ, क्या ये बैच यूपीएससी मेंस राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? जिस बच्चे ने यूपीएससी निकाला है ना, आपका एक कंपलसरी इंग्लिश होगा, ठीक है। कंपलसरी इंग्लिश में मार्क्स तो जुड़ेगा नहीं, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन अगर ये वाला क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका मेंस का पेपर चेक नहीं होगा। तो समझ जाओ कि ये कंपलसरी इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस, सिर्फ क्वालिफाई करना है, और बहुत कम नंबर मांगते हैं, 300 में 75% मांग लेते हैं, लेकिन मेंस का पेपर ही नहीं चेक होगा, तो यहाँ से पढ़ के आपका हो जाएगा। उसमें क्या होता है ना, वर्ड पावर दे देंगे, सेंटेंस वगैरह बनाने के लिए दे देते हैं, बन जाएगा आपका, और बहुत इजी रहता है। हम लोग जो क्लास में जिस लेवल का पैसेज करते हैं ना, उससे इजी आएगा, इजी आता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा।
ग्रामर का भी क्वेश्चंस रहेगा, वोकैब का भी रहेगा। तो इट बीइंग अ रेनी डे, इट लगाना है, इट लगाना है। ओके, अब मैंने लिखा बीइंग इल, ही कुडंट डू द वर्क। अब बताओ कि क्या यहाँ 2 बार सब्जेक्ट्स लगाने की जरूरत है? 2 बार सब्जेक्ट लगाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चूंकि वह बीमार था इसलिए वो काम को नहीं कर पाया, तो यहाँ ही बीमार था और ही काम नहीं कर पाया। तो दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली गई है ना, ठीक है, दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली गई, तो 2 बार नहीं लगाना है, इसको हटाना है। बीइंग इल, चूंकि वो बीमार था इसलिए काम को नहीं कर पाया। बट यहाँ हमें लगाने की जरूरत है क्योंकि रेनी डे, मैं रेनी थोड़ी हूँ, वो दिन रेनी है, वहां इट लगाना, और आई के लिए अलग से लगे। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी। वर्ब का शीट बनाना शुरू कर दीजिए, डाल दिया होगा विकास ने उसको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ, बीइंग वाला आता है, जैसे बीइंग अ प्लेजेंट डे, आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। अच्छा मौसम था, मैंने सोचा चलो सैर पे चलते हैं। और बीइंग डार्क, ये वाला एग्जाम में आया हुआ, दोनों आया हुआ। बीइंग डार्क, द इलेक्ट्रीशियन could not find the switch board। कल हम लोग आराम से अपना वर्ब खत्म कर लेंगे। अब आपको देखना है ना, यू हैव टू सी, ठीक है, कि कहाँ पे कैसे सेंटेंस बोला जा रहा है। यहाँ जो बीइंग है ना, रीजन बता रहा है। बीइंग इल, चूंकि वो बीमार था। सिंस से भी हम लगा सकते हैं, बट चूंकि हमें एक पार्टिसिपल यूज करना है तो आईएनजी लगाया मैंने। सिंस भी लगा सकते हैं। ये देखो, बीइंग अ प्लेजेंट डे, चूंकि मैं प्लेजेंट डे था ना इसलिए मैंने वॉक पे डिसाइड किया जाने के लिए। मैं प्लेजेंट थोड़ी था, मैंने डिसाइड किया, बट प्लेजेंट मैं थोड़ी था। बीइंग डार्क, अब क्या निकल रहा है? सेकंड, हमेशा सेकंड वाला सब्जेक्ट देखना कि सेकंड वाला सब्जेक्ट फर्स्ट से मैच कर रहा है कि नहीं। आई ने डिसाइड किया वॉक पे जाने का, बट आई प्लेजेंट डे थोड़ी है। ओके, प्लेजेंट डे तो इट है। फिर देखो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल रहा था, बट इलेक्ट्रीशियन डार्क थोड़ी थे। चूंकि इलेक्ट्रीशियन डार्क थे इसलिए उन्हें स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिक वो एरिया डार्क, इट लगाओ। अब बताना बीइंग अ हॉट डे, बाकी कल करवाऊंगी। बीइंग अ हॉट डे, इट माइट रेन, क्या यहाँ इट लगाने की जरूरत है? कभी कभी क्वेश्चन पहले ही आ जाता है, ऐसा भी आ जाता है। ही बीइंग क्या लिखो, he being a child, he was not allowed to enter the हॉल। बच्चा था इसलिए उसको हॉल में एंटर नहीं करने दिया, सेमिनार हॉल।
तो देख लो, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसी दिन हॉट भी था और उसी दिन बारिश की पॉसिबिलिटी भी थी, तो यहाँ पे अलग से इट लगाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। दोनों बातें एक ही दिन के लिए बोली जा रही है, उसी दिन हॉट भी था, उसी दिन बारिश की। कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आ जाता है, कभी कभी ना ही पहले लगा देते हैं, ही बीइंग अ चाइल्ड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आया है। अंधेपन के कारण थोड़ी है, अंधेपन अंधे इलेक्ट्रिशियन को भेज दिया, ही बीइंग अ चाइल्ड ही वाज नॉट, तो दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही। तो आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम चूंकि वो बच्चा था इसलिए उसको अलाउ नहीं किया गया, तो दोनों बातें तो ही के बारे में बोली जा रही है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कौन वाला ही हटाए? हम तो पहला भी हटा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ना यहाँ का ही गलत नहीं है, चूंकि ही एक बच्चा था इसलिए उसको सेकेंड वाला हटाना, सेकेंड वाला। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीवियस में मिलेगा। एक दो एग्जाम्पल कल करवा दूंगी। चलो एंड करते हैं, टाइम हो गया। वैसे आज यूट्यूब क्लास तो नहीं है, बट मुझे उतनी हड़बड़ी भी नहीं है क्योंकि कल हमारे पास एम्पल टाइम होगा वर्ब खत्म करने के लिए। ठीक है, हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा। कल मैं आपको इन्वर्जन पढ़ाऊंगी, वर्ब और इन्वर्जन, वर्ब और पैरेललिज्म, और एक दो अच्छा अच्छा वाला क्वेश्चंस करवा देंगे। अब ओवर कर दीजिए। हाँ, ऐसे केसेस में पहला वाला नहीं हटाओ क्योंकि ये सही है। ओके, ये वाला करेक्ट है, ऐसा आता है। तो नेक्स्ट वाला कॉमा लग गया ना, चूंकि वो एक बच्चा था उसको अलाउ नहीं किया गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो एक दो क्वेश्चन कल बस याद रखिए, एक दो क्वेश्चन और करवाना है।